एनडीटीवी द्वारा आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं गुलशन शर्मा सहकारिता प्रशिक्षण समूह से हूं। आज का शीर्षक है दूध प्रदान करने वाले पशुओं के विभिन्न चरणों में संतुलित आहार का महत्व। इस संदर्भ में डॉक्टर आलोक प्रताप सिंह पशु पोषण के बारे में आपको संबोधित करेंगे और प्रेजेंट करेंगे। आप सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। तो आज के वेबिनार का जो विषय रखा गया है, दूध देने वाले या दुधारू पशुओं के दुग्ध काल के विभिन्न चरणों में हम उनके आहार का प्रबंधन किस तरह से करें जिससे कि हम अधिक से अधिक दूध उत्पादन ले सकें। तो आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि किसान भाई जो भी अपने दूध उत्पादन वाले पशु रखते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि उनसे अधिक दूध ले सकें, उन जो इस व्यवसाय है उससे से ज्यादा उसमें फायदा ले सकें। तो इसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं और जो भी आपके प्रश्न होंगे उसको हम आखिरी में लेंगे। अगर दूध उत्पादन की जो लागत आती है, अगर हम उसको देखें कि उसमें किस किस चीजों की हिस्सेदारी है, तो उसमें अगर देखें तो दो तीन चीजें ज्यादा मुख्य रूप से हैं। पहली चीज है कि पशु का नस्ल कौन सा है जो उसके दूध देने के लिए कितना दूध देगा, उसकी दूध देने की क्षमता क्या होगी, उसके नस्ल पे निर्भर करती है। फिर आपने उसका रखरखाव कैसे किया है, स्वास्थ्य और प्रबंधन कैसे किया है, जैसे टीकाकरण है, एआई है, उसका घर का प्रबंधन कैसे किया है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है पशु पोषण, उसकी खुराक। पूरे दूध उत्पादन की लागत का 70% हिस्सा जो है आपके खुराक से आता है और इसमें जरा सी चूक आपके दूध उत्पादन की लागत को बहुत हद तक कम कर सकती है, या फिर थोड़ा सा प्रबंधन अगर खराब है तो उत्पादन की लागत को बढ़ा सकती है। और अगर लागत हमारी बढ़ती है तो इसका मतलब है कि हमारा फायदा घटता है। पोषक तत्व, हम पशु को 24 घंटे में जो भी कुछ खुराक देते हैं, जैसे भूसा हुआ, हरा चारा है, दाना है, चोकर है, चूनी है, खनिज मिश्रण है, वो सारी चीज जो भी कुछ हम देते हैं वो पशु के विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जैसे उसको ऊर्जा चाहिए, खनिज चाहिए, विटामिन चाहिए, फैट वसा चाहिए, प्रोटीन चाहिए, साथ ही साथ जल। तो ये सारी चीजें जो आप खुराक में देते हैं वो इन सारी चीजों को पूर्ति करता है। उनका संतुलन कैसा होना चाहिए इसके बारे में हम आगे बात करते जाएंगे, क्योंकि अगर इसमें जरा सी चूक होती है तो हमारा इसका कहीं ना कहीं इसका संतुलन बिगड़ता है और पशु की आवश्यकता के अनुसार उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। अब बात कर रहे हैं दूध देने वाले पशु के विभिन्न उनके अलग अलग चरण क्या है। तो जैसा कि सभी को पता होगा कि अगर एक स्वस्थ पशु है या एक हमने व्यवस्थित तरीके से रखा है, तो जो दुग्ध काल होता है वो 300 दिनों का होता है या 10 महीने, जैसे सरल भाषा में कहते हैं कि हाँ हमारा पशु जो है 10 महीने तक दूध में रहना चाहिए। तो उसका पूरा का पूरा एक साइकिल है कि पशु हमारा जो अगर उस 300 दिन को अगर दूध के अलग अलग चरणों में बांटे, तो पहले 100 दिन शुरुआती चरण जिसको बोलते हैं कि अर्ली लैक्टेशन, बीच के 100 दिन मतलब 100 से 200 दिन, मध्य का मिड लैक्टेशन, और अंत में आखिरी के 100 दिन अंत के जो है वो आपका आता है लेट लैक्टेशन। और उसके बाद आखिरी के 2 महीना जो आता है वो आपका गर्भावस्था के आखिरी दिन, या बोल सकते हैं ड्राई पीरियड, क्योंकि उस सूखी है, उस समय गाय आपका दूध नहीं देता है। ठीक है, तो ये चक्र चलता है। ये चक्र की लंबाई कितनी एक्चुअल होनी चाहिए, अगर हम देखें एक वार्षिक चक्र, अच्छा अगर दूध उत्पादन लेना है सब कुछ सही तरीके से, तो एक चक्र कैसा होना चाहिए। एक चक्र का मतलब क्या हुआ कि एक ब्यात से दूसरी ब्यात के बीच का अंतर। अगर आपका पशुधन अच्छा है, आपका उसका रखरखाव अच्छा है, तो 2 ब्यात के, पहली ब्यात से दूसरी ब्यात के बीच का अंतर 365 दिन मतलब 1 साल या 12 महीने होना चाहिए। अब 12 महीने में जैसा कि हमने चर्चा किया कि इस 12 महीने में आपका पशु 300 दिन दूध में होना चाहिए, जो वास्तव में कहा जाता है कि 305 दिन, और उसके बाद वो 60 दिन दूध नहीं देगा। लेकिन
उस बीच में पशु आपका जब दूध देना बंद करेगा तो वह 7 महीने का गर्भधारित होना चाहिए, और जब 7 महीने का वो गर्भधारित होगा तो आपका 2 महीने के बाद वो पशु दूसरी बार ब्यात में आ जाएगा। भैंस के केस में यही चीज 13 या 14 महीने होती है, गाय के केस में 12 महीने में ये साइकिल बड़े अच्छे से चलती है। हाँ, अब अगर एक चीज ये गौर करें कि अगर 7 महीने का अगर हम गर्भावस्था का बोलते हैं दूध देने के बंद करने के समय, इसका मतलब है कि पहले 100 दिनों में इस पशु को गर्भित भी होना चाहिए या एआई सक्सेसफुली होनी चाहिए। अच्छे दूध उत्पादन वाले पशु के लिए जो पोषण की आवश्यकताएं हैं वो किस तरीके से बदलती हैं या किस तरीके से निर्भर करती हैं। पशु की जो खुराक की आवश्यकता है उसके उत्पादन चक्र के अलग अलग अवस्थाओं पर निर्भर करता है, क्योंकि हर समय उसकी आवश्यकता एक जैसी नहीं रहती। जो हमने पहले बात करी 3 चरण, पहले मतलब अर्ली, मिड और लेट, मतलब 100 दिन पहले के, फिर बीच के और फिर आखिरी के। पहला जो होता है कि दूध उत्पादन को बनाए रखने के लिए, दूसरा है समय से गर्भ धारण के लिए, जो अभी हमने बात की कि पहले 100 दिनों में आपका पशु अपने दूध उत्पादन के मैक्सिमम मतलब उच्चतम स्तर पे पहुंचे, उसी 100 दिनों में आपका पशु गर्भ धारण करे। साथ ही साथ जब उत्पादन ज्यादा बढ़ता है, ज्यादा दुधारू पशु होता है, तो कहीं ना कहीं वो रोगों के लिए भी ज्यादा हद तक जो है आपका प्रोन होता है या फिर संवेदन होता है, सेंसिटिव होता है। उस केस में उनसे उन रोगों से बचाव भी करना है। साथ ही साथ दूध उत्पादन जो उच्चतम पहुंचा है, अधिकतम, उसको वो बनाए भी रखे। ऐसा नहीं कि दूसरे महीने में दूध उत्पादन हमारे पशु का 18 लीटर तो गया, लेकिन अगले कुछ महीनों में ही वो घट करके 10 लीटर या 8 लीटर पे चला है। वो आगे भी उसमें निरंतरता बनी रहे। अब एक पूरा चक्र देखें तो जो यही चीज हमने बात की, इसको हम बाद में हम चर्चा करेंगे। पहले आते हैं ताजे ब्याए हुए। ताजे ब्याए हुए का मतलब है कि 0 से 3 माह, मतलब शुरुआती 3 महीने में या 3.5 महीने में, बच्चा देने से पहले 3 माह। अब अगर इसमें देखें तो 2-3 चीजें हैं। पशु को जो भी हम खुराक देते हैं, इस समय क्या चीजें होती हैं अगर आप देखें तो उच्चतम दूध उत्पादन, आपका पशु जो है मैक्सिमम दूध देता है, उसके साथ ही साथ उसके आहार ग्रहण करने की क्षमता थोड़ी सी कम होती है। तो अब 2 चीजें हैं, आप जो आहार दे रहे हैं उससे ही केवल दूध उत्पादन की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है। इसका मतलब है कि जो दूध उत्पादन के लिए आवश्यक ऊर्जा है या प्रोटीन है या खनिज है, जो दूध में अवयव चाहिए, वो शरीर से भी निकल करके आता है आहार से। तो इसका मतलब है दूध की आवश्यकता आहार के साथ साथ शरीर से भी पूर्ति होती है, और उसके कारण से आपका शारीरिक मतलब पशु का शारीरिक वजन तेजी से गिरता है, क्योंकि उस समय क्या होता है कि दूध के लिए आहार तथा शारीरिक शरीर की संग्रहित ऊर्जा को प्रयोग करता है। अब इस समय आपको पशु खान पान का प्रबंधन कैसे करना है, और इस बीच में पहले 3 महीने में या 100 दिनों में अगर हम गौर करें तो पशु को उसकी अगर आवश्यकता के अनुसार आहार नहीं मिलता है जितनी उसकी आवश्यकता है, या हमने थोड़ा सा ध्यान अगर हमारा चूका, तो उसका शारीरिक वजन बहुत तेजी से गिरता है। इवन किसानों ने ये नोट किया होगा या बताते भी हैं कि जी दूध तो अच्छा दे रही है, लेकिन बहुत जल्दी से गाय जो है सिकुड़ती जा रही है या सूखती जा रही है। उसकी वजह से क्या होता है, जो एक चीज हमने चक्र की बात की कि 1 साल में एक दूसरा ब्यात भी, मतलब एक ही 12 महीने के बाद दूसरा पशु दूसरी ब्यात में आ जाना चाहिए, वो तभी होगा जब पहले 100 दिनों में पशु की सक्सेसफुली एआई हो जाए, सफलतापूर्वक कृत्रिम गर्भाधान हो जाए। और अगर उसका आहार संतुलित नहीं होता है तो क्या होता है कि पशु अपनी पहली चीज है क्षमता के अनुसार दूध नहीं दे पाता, दूसरा पशु समय पर गर्मी में नहीं आता, जिससे क्या होता है कि 2 ब्यात के बीच का अंतर, क्योंकि अगर 9 महीने 3 में 90 दिन के अंदर अंदर एआई नहीं हुई या हीट में नहीं आया, हीट में आया लेकिन गर्भ नहीं धारण नहीं कर पाया, तो क्या होगा 4थे 5वें या 6वें महीने में जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका 2 ब्यात के बीच का अंतर जो है 1 साल से बढ़ते हुए वो 17-18 महीने या 2 साल तक भी चला जाता है। तो ब्यात के शुरू के 3 माह में क्या प्रबंधन हम करेंगे? पहली चीज है
उच्चतम दूध उत्पादन लेने के लिए हम 1 kg कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा दूध लें, और अगर उसके उच्चतम मतलब जो भी दूध उत्पादन है उसको 1 लीटर भी हम बढ़ा पाते हैं तो आगे आने वाले 200 दिनों में हम 1 लीटर पूरा ही दूध अधिक लेते रहेंगे, और जिससे कि पूरे ब्यात में आपको 200 लीटर अधिक दूध मिल सकता है। साथ ही साथ उसको अच्छा आहार देंगे जिससे कि उसके आहार ग्रहण करने की क्षमता में सुधार होगा। दूध उत्पादन जो पहुंचा है अधिकतम पे वो निरंतर बना रहे, न कि वो जल्दी से गिर जाए। साथ ही साथ पशु समय से गर्मी में आए और वो गर्भ धारण करे, और इस समय का खान पान ही तय करेगा कि पशु आपका 300 दिन पूरे दूध में रहेगा या नहीं। साथ ही साथ BCS मतलब उसके शरीर का जो संगठन है या शरीर जो है तेजी से उसका वजन गिरे नहीं, वो बना रहे। गिरेगा तो जरूर लेकिन उतनी तेजी से नहीं गिरे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? हाँ, एक मोटे मोटे तौर पे अगर हम देखें, एक 400 kg का गाय है जो कि 12 किलो दूध देती है। आवाज नहीं आ रही? 12 किलो दूध देती है, 4% फैट आ रहा है, तो उसको पहली चीज है आप पशु आहार जो देंगे वो टाइप 1 का देंगे। टाइप 1 का मतलब हुआ कि जिसमें प्रोटीन 22% और फैट 4% होगा। क्योंकि अब ये चीज कैसे पता चलेगा कि BIS टाइप 1 है, टाइप 2? कोई भी आप कैटल फीड लेंगे, ब्रांड कोई भी हो, उसके जो बैग है उसके ऊपर उसकी संरचना लिखी होती है कि इसमें प्रोटीन कितना है, इसमें फैट कितना है। तो हमेशा किसान को कोशिश करनी होगी कि ताजे ब्याए हुए पशु के लिए वह पशु आहार दे जिसमें कम से कम 22% प्रोटीन हो और फैट उसमें 4% हो। साथ ही साथ उसके अनाज जो देगा या ब्रांड जो घर से देता है तो उसमें मुख्य रूप से अनाज को वरीयता देगा। उसके साथ साथ हरा चारा बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हरे चारे का एक तो ये सुपाच्य है, इसमें जल्दी से जो भी आपकी आवश्यक पोषण तत्व है वो पशु को बड़े आसानी से मिल जाता है, शरीर में अवशोषित होता है और वो दूध में निकल पाता है। साथ ही साथ यह गर्मियों में कूलिंग इफेक्ट मतलब गर्मियों के तनाव को कम करने में मदद करता है। इस दौरान जो है अगर देखें भूसा या जो भी है गेहूं या धान का भूसा, वो पशु को कम, आप उसको ज्यादा खिलाने की कोशिश मत करिए कि नहीं 8 किलो मुझे 10 किलो या भूसा खिलाना है, नहीं। आप ध्यान रखिए कि पशु की आवश्यकता के अनुसार उसको दाना दें, हरा चारा दें, और तीसरे नंबर पर प्राथमिकता में उसको भूसे को रखिए। उसके साथ साथ खनिज मिश्रण एक पर्याप्त मात्रा में, कि अगर 12 लीटर दूध दे रहा है तो 100 ग्राम कम से कम खनिज मिश्रण उसको प्रतिदिन ही जाना चाहिए। साथ ही साथ बाईपास फैट क्या है? यह एक संगठित ऊर्जा का स्रोत है, मतलब जिसमें घने तौर पे ऊर्जा जो है इसमें रहती है। और यह क्या होता है कि आपका जो पशु का शरीर तेजी से गिरता है शुरुआती 100 दिनों में जब दूध देता है तो उसको तेजी से गिरने में बचाता है। इसके साथ साथ यह आपको बाईपास फैट 100 ग्राम ऐसा देना होगा कम से कम इस 12 लीटर दूध वाले के लिए। अगर ज्यादा दूध देता है तो ये इसकी मात्रा आपको बढ़ानी भी होगी। साथ ही साथ इसके साथ बफर या हम जो घर में प्रयोग करते हैं खाने वाला सोडा, वो 30 से 40 ग्राम, या अगर ज्यादा दूध देता है तो 50 ग्राम तक इसको प्रतिदिन इसको देना आवश्यक है। इससे क्या होता है कि उसका पाचन शक्ति अच्छी रहती है, भोजन को पचाने में ज्यादा मदद मिलती है। साथ ही साथ ज्यादा दूध देने वाले पशुओं में अफारा होने का या ब्लोट होने की शिकायत रहती है, वो चीजें नहीं होती हैं। हम बात कर रहे थे बाईपास फैट का। बाईपास फैट क्यों आवश्यक होता है, इसको हमने पहले भी चर्चा किया कि शुरुआती दिनों में दूध बढ़ता है लेकिन पशु की खुराक कम होती है। उस केस में क्या होता है, शारीरिक वजन तेजी से गिरता है। तो यहां पर यह बाईपास फैट जो है बहुत ज्यादा मदद करता है और पशु के दूध उत्पादन को बनाए भी रखता है और शरीर को भी स्वस्थ रखता है, जिससे उसको जो मेटाबॉलिक डिजीजेज हैं, मतलब बीमारियां, वो जो उनके उपापचय से संबंधित हैं या उत्पादकता से संबंधित हैं, वो परेशानियां नहीं होती हैं। अगर या आपने बहुत अपने जानवरों में या अपने आसपास देखा होगा कि बहुत ज्यादा दूध देने वाले पशुओं को अगर हम ऐसी चीजें नहीं दे रहे हैं, बाईपास फैट नहीं दे रहे हैं, तो पहले चित्र में जो है उस तरह की सिचुएशन या स्थिति देखने को मिलती है।
तो ये चीजें जो है आपको हेल्प करेंगी, एक तो उसके दूध को बढ़ाए रखने में, और साथ ही साथ जो है, हाँ, तो बाईपास फैट से क्या होता है कि आपका पशु दूध भी बना रहेगा, और अगर शरीर स्वस्थ है तो फिर वो समय पे गर्मी में भी आएगा, और कृत्रिम गर्भाधान भी आप समय पे उसे सफलतापूर्वक करा पाएंगे। मात्रा कितनी देनी चाहिए, एक मोटे मोटे तौर पे अगर हम देखें तो चैलेंज फीडिंग, यह एक चीज किसान पूछता है कि हमारा पशु जो है, हमने जो सीमेन इसको लगवाया वो 6,000 लीटर दूध देने वाले सांड से का था, तो लेकिन ये दूध तो अभी इतना नहीं देती। तो कई बार क्या होता है, पशु की एक आनुवांशिक क्षमता होती है, और पशु उसके अनुसार दूध उत्पादन तभी देगा जब हम उसके आहार को उसी अनुसार देंगे। शुरुआती 3 महीनों में आप, अगर आपका पशु जो भी दूध दे रहा है उसको चैलेंज फीडिंग के लिए भी जा सकते हैं। चैलेंज फीडिंग का मतलब है कि आप उसमें दूध जितना दे रहा है उस हिसाब से आप दाना दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ दाना बढ़ाते जाइए। आधा किलो आपने बढ़ाया, दूध बढ़ता है उसी अनुपात में, दाने को फिर और बढ़ाते जाइए। एक जगह ऐसा आएगा जब आपका दाने बढ़ाने के साथ भी दूध देने की मात्रा नहीं बढ़ेगी, तो वह आपके पशु का मैक्सिमम दूध उत्पादन होगा। और यह आप उससे, अगर आप उसको 18 लीटर आपका दे रहा था, लेकिन चैलेंज फीडिंग करने के बाद आप 20 लीटर तक लेके जा पाते हैं, तो आप ये समझिए कि यह 20 लीटर के हिसाब से दूध अगले, मतलब आने वाले कुछ महीनों तक या 7वें 8वें महीने तक दूध वो बना रहेगा। उस घटेगा तो 20 किलो के अनुसार घटेगा। तो आप पूरे ब्यात काल में कम से कम 200 लीटर दूध जो है अधिक ले पाते हैं इस प्रयोग से। तो ये आप इस चीजों को, जो पशुपालक अच्छा पशु रखते हैं वो इन चीजों को शुरू कर सकते हैं। अब आते हैं मध्यकाल में। मध्यकाल का मतलब है 200 से 200 के बीच दिन के बीच में, मतलब आपका अगर महीने में बात करें तो चौथे महीने से लेकर 7वें महीने तक। अब इसमें क्या होता है कि जो पशु आहार ठीक से खाना शुरू कर देता है, आपका उसका जो भी आवश्यकता है दूध की, वो उसके जो खुराक आप देते हैं उसी से पूर्ति हो जाएगी। आहार से ही उसके दूध की आवश्यकता, दूध उत्पादन की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि जो भी उच्चतम दूध उत्पादन गया था उसमें स्थिरता बनी रहे, यह हमारा यहाँ पर का लक्ष्य होता है। मध्यकाल में खाने की क्षमता में सुधार करना, साथ ही साथ दूध उत्पादन को स्थिर रखना, आहार लागत को यहाँ पे हम थोड़ा कम कर सकते हैं, और इस समय हमारा पशु गर्भित होना चाहिए, और साथ ही साथ शारीरिक स्थिति में उसके सुधार होगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अब अगर आप देखें तो यहाँ पर भी आपको पशु आहार जो प्रयोग करेंगे उसको BIS टाइप 1 ही प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप अनाज की जगह ब्रान भी प्रयोग कर सकते हैं अगर वो आपको सस्ता मिलता है तो। यहाँ पर उसके साथ यहाँ पर आपको बाईपास फैट देने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि खुराक जो है आराम से सामान्य रूप से पशु ले रहा होता है। हाँ, एक चीज याद रखने की चीज है कि बफर जो है, हम या खाने वाला जो सोडे की बात कर रहे थे, इसके लिए एक साधारण सा नियम यह है कि अगर आपके पशु की जो दाने की मात्रा है, दाने का मतलब है कि पशु आहार है या अनाज है या खली है, जो भी कुछ है, सब कुछ मिला करके दिन भर में अगर 5 किलोग्राम या उससे अधिक हो रही है, तो आप इसमें सोडे की मात्रा का प्रयोग करते रहिए प्रतिदिन। जैसे ही आगे बढ़ेगा, तीसरे चरण में अब जब जाएंगे तो ये उसी हिसाब से दूध घटता है, तो वहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब है प्रथम और मध्य वाले चरण में आपको सोडे की आवश्यकता पड़ सकती है। अब आते हैं आखिरी के चरण में, मतलब 8 से 10 महीने। यहां पर जो भी अब आप खुराक देते हैं, ये खुराक क्या होता है कि दूध के साथ साथ आवश्यकता की पूर्ति करता है। यहाँ पर पशु आराम से अच्छा से खा रहा होता है, दूध कम होता जाएगा यहाँ पर आपका, लेकिन जो आहार है उससे शरीर में जो गिरावट आई थी उसमें भी अब सुधार होगा। उसका जो ऊर्जा, पशु को जो आपने खुराक दिया उससे शरीर की, तो जो आहार देते हैं वो उसके शरीर के सुधार में भी आवश्यक यहाँ पर मदद करता है। हाँ, एक चीज और है कि यहाँ पर कोशिश करनी है कि, मतलब ये बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता, लेकिन कोशिश रखनी है कि पशु आपका बहुत ज्यादा मोटा भी ना हो, बहुत ज्यादा उस फैटनिंग भी ना हो।
इसीलिए उसको थोड़ा नियंत्रित रखें। और यहाँ पर आहार को बदलना होगा, जो हम अभी अगले स्लाइड में बात करेंगे। यहाँ पर दूध उत्पादन की जो लागत है उसमें आप कम कर सकते हैं, थोड़ा सा बचत कर सकते हैं। और क्योंकि कुल मिलाकर के आपको अगर दूध दे भी रहा है पशु, तो 10वें महीने में जा करके आपको दूध बंद भी करना ही होगा, और उसके अगले 60 दिनों में, क्योंकि आपका पशु ड्राई अवस्था में रहेगा। और यहाँ पर आपका पशु के जो गर्भित है उसका ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या है कि आप पशु आहार जो हम बोल रहे थे वो टाइप 2 का चयन कर सकते हैं। टाइप 2 का मतलब हो गया कि प्रोटीन 20%, फैट 2.5%। इससे क्या होगा कि ये थोड़ा सस्ता फीड होगा और ये आपकी लागत को कम कर सकता है। साथ ही साथ ब्रांड या अनाज जो आपको सस्ता होगा, वो सुलभ होगा, वो आप प्रयोग कर सकते हैं। हरा चारा, सूखे चारे की मात्रा यहाँ पर आराम से थोड़ी सी बढ़ सकती है। बाकी हरा चारा अपने पशु जो है, आप जितनी आपके पास उपलब्धता है वो दे सकते हैं। खनिज मिश्रण यहाँ पर मिनिमम 50 को देना ही है। अदरवाइज मान लीजिए अगर उस समय पशु आपका 8 लीटर 10 लीटर भी दूध दे रहा है, तो आप उसके अनुसार मात्रा को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर सोडे की आवश्यकता जो हो या बाईपास फैट की आवश्यकता नहीं हो। इस टॉपिक को थोड़ा सा मैं बताता हूँ, ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अभी इसको दोबारा लेके आता हूँ। हाँ, फिर आते हैं सूखी अवस्था। सूखी अवस्था का मतलब हमने जो साइकिल की एक बात की थी वर्ष भर में, तो 300 दिन की हमने बात कर ली, 100 दिन 100 दिन 100 दिन। अब आखिरी के 2 महीने, जब आखिरी के 2 महीना है तो उसमें आपका पशु, अब आपने अगर हिसाब लगाए तो पशु यहाँ पर आपका 7 महीने का गर्भित है। इसलिए अब जो आहार देंगे वो 2 चीजों के लिए जाएगा, एक उसके शरीर के लिए और दूसरा उसके गर्भ के लिए। यहाँ पर आपको भोजन जो है, उसको जो खुराक है वो अच्छा वाला देना होगा। यहाँ पे दूध उत्पादन नहीं है, लेकिन शारीरिक अवस्था में सुधार की आवश्यक जरूरत होगी और गर्भ के लिए उसको अच्छे पोषण की। तो यहाँ पर आपका कैसे इसको खिलाएं, हाँ, यहाँ पर का जो खान पान है वो तय करेगा कि आपका अगली ब्यात में जब आएगा पशु तो वो कितना अधिकतम दूध देगा। इसके लिए आपको कम से कम 3 किलोग्राम प्रतिदिन अच्छा वाला पशु आहार, अच्छे वाले जब पशु की बाहर की बात करते हैं तो या तो प्रेगनेंसी फीड हो जो 22-24% प्रोटीन का हो, 4% फैट का, नहीं है तो टाइप 1 फीड को आप प्रयोग करिए। यहाँ पर जो आप इससे पहले तक टाइप 2 कर रहे थे उसको बंद करके फिर से टाइप 1 पे आपको आना पड़ेगा। फिर ब्यात के बाद जो शारीरिक से गिरा था उसमें आपको उसके लिए आखिरी के महीने में, मतलब 9वें महीने में जब होगा तो आपको बाईपास फैट प्रतिदिन देना पड़ेगा 100 से 150 ग्राम। कारण एक और है कि जैसे ही उसका बच्चा बड़ा होता है पेट में तो उसकी खाने की क्षमता फिर घटती है, तो आपको उसकी आवश्यकता बाईपास फैट से पूर्ति कर सकते हैं। साथ ही साथ गाभिन पशु को अंतिम के दिनों में आप बाकी पशुओं से अलग रखें जिससे उनकी केयर अच्छे से कर सकें। और ब्याने के जो भी आप एक एक्सपेक्टेड तारीख हो कि आपको एक आइडिया होगा कि आपका पशु कब ब्याने वाला है, उससे 15 दिन पहले खनिज मिश्रण जो है पूरी तरह से बंद करेंगे। इस दौरान भी आप खनिज मिश्रण 50 ग्राम देते रहेंगे 45 दिनों तक, लेकिन आखिरी का जो 15 दिन होगा उसमें खनिज मिश्रण बंद करेंगे। ये आपके ब्याने के बाद जनरली जो देखा जाता है कि मिल्क फीवर, उससे होने की संभावना बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। हाँ, ये फिर से वही है एक जनरल स्लाइड में आपको। हाँ, अब आ जाते हैं। अब कई किसानों का होता है कि जी पशु आहार हमारे यहाँ बहुत अच्छा वाला नहीं मिलता, या एक ही मिलता है, या सारे तरह के नहीं मिल पाते हैं, तो या फिर हम घर का ही अनाज खिला जो भी देते हैं दाना, तो हम उसको किस तरीके से कर सकें। घर का अगर एक ही अनाज दे रहे हैं तो अगर हमने पहले भी वेबिनार्स में चर्चा होती रही है कि आपके अनाज से, जैसे अगर देखें तो वो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, जो खलियां है वो प्रोटीन का स्रोत है। तो केवल अनाज देंगे तो ऊर्जा की पूर्ति हो जाएगी लेकिन प्रोटीन नहीं मिलेगा। खली देते हैं तो उससे थोड़ा सा तेल मिल गया, प्रोटीन की पूर्ति हुई, लेकिन दूध उत्पादन, अच्छा दूध उत्पादन के लिए आपको ऊर्जा नहीं मिली। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखने के लिए एक, अगर देखें आप स्लाइड में आपको दिख रहा होगा, पहले पे लिखा है हमने उदाहरण की ताजी ब्याई पशु के लिए, तो ये आपका एक टाइप 1 फीड की तरह हुआ। टाइप 1 फीड अगर मुझे बनाना है तो इसमें
ये एक 100 किलोग्राम फीड बनाने के लिए एक संगठक संरचना दी गई है, जिसमें अनाज 35 किलो होना चाहिए। और इस 35 किलो अनाज में, अनाज कोई भी जो आपको सस्ते में उपलब्ध हो, चाहे मक्का, गेहूं, जौ या जई, बाजरा, कोई भी जो आपको कम कीमत पे उपलब्ध हो। लेकिन इसमें से कोशिश करिए कि 20 किलोग्राम मक्का, क्योंकि अगर हम देखें बिहार या बाकी एरिया में, अब यूपी के, तो मक्का बड़ी से उपलब्ध है, तो इसमें कम से कम 20 किलोग्राम मक्का रखें। मक्का अगर 25 भी जाता है तो कोई इश्यू नहीं है, बाकी साथ में दूसरे अनाज इसको ऐड कर सकते हैं। तो 20 किलोग्राम मक्का इस 35 किलोग्राम में, तो 35 किलोग्राम अनाज, 35 किलोग्राम खली प्लस 25 किलोग्राम, अब आपको उनको या तो दाल की चूनी है, या फिर ये गेहूं का ब्रान है, या फिर भूसी जो बोलते हैं, या फिर राइस ब्रान, राइस पॉलिश। राइस ब्रान जब हम कह रहे हैं तो राइस, धान की भूसी नहीं, चावल का पॉलिश जो निकलता है वो आप इसको 25% इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ खनिज मिश्रण 2 किलो, नमक जो हम घर में प्रयोग करते हैं वो 1 किलो, बाईपास फैट 1 किलो, प्लस बफर और सोडा जो है ये आप घरों में जो प्रयोग करते हैं वो 1 किलो। इन सबको मिक्स करें तो 100 किलो ये बन जाएगा। अब इसको आप अपने ताजे ब्याए पशु के लिए जो आहार देना हो, जैसे मान लीजिए अगर 15 लीटर दूध देता है तो 400 ग्राम गाय के लिए प्रति लीटर दूध के हिसाब से एक हिसाब लेकर के आप इसमें से, इस आहार में से आप देंगे। या भैंस है तो 500 ग्राम प्रति लीटर दूध पे। साथ ही साथ आप दूसरे वाला जो देखें कि मध्य, ये टाइप 2 फीड के बराबर हुआ। यहां पर हमने क्या क्या परिवर्तन किया, आपका मक्का या अनाज जो है वो 35 से घट के 30 हो गया, मक्का इसमें 15 किलो हो गया, खली 35 से घट के 30 किलो, क्योंकि खली हमारे लिए महंगी पड़ती है तो यहां पर आपको 30 किलो हो गई। ब्रान या चूनी या फिर आपका जो भी राइस पॉलिश है ये आपका 37 किलो जैसा हो गया। और साथ ही साथ 2 किलो इसमें खनिज मिश्रण, 1 किलो नमक, ये मिलाकर के कुल 100 ग्राम हुआ। और यह अब आप अपने पशु को उसकी आवश्यकता के अनुसार, जितने उसका दूध उत्पादन होगा उसके अनुसार देंगे। हाँ, अगर कई किसानों का होगा कि शायद गेहूं का चोकर है या फिर वो चीजें अगर महंगी है, तो वो इस मात्रा को यहाँ पर कम करके उसको, अनाज अगर उनको सस्ता मिलता है, जैसे अगर हम देखें इस समय बिहार में 15 रुपए, 13-14 रुपए से 15 रुपए तक मक्का उनके घर में मिल जाएगा, तो उस केस में आप 20-22 रुपए का चोकर को घटा करके आप अनाज में बढ़ोतरी कर सकते हैं, 2 से 5 किलो इधर से घटा के उधर की तरफ। यह आपका एक संतुलित पशु आहार के बराबर होगा। हाँ, इसको क्या करना है, हाँ, इसको अनाज को दरा करके या महीन करके, पूरा पीसना भी नहीं है, और मिक्स करके रख लीजिए, और एक साथ उसको, इसमें से ही आप इसको सुबह और शाम इसमें से खिलाइए। एक ये है कि हम एनडीडीबी ने और भारत सरकार पशुपालन विभाग ने ई गोपाला एक पशु ऐप बनाया है, जो किसान जो भी हैं वो खुद इसको, मोबाइल ऐप है, इसको प्रयोग कर सकते हैं। और ये हिंदी में है, इंग्लिश के साथ साथ और भी बाकी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनमें भी इनको विकसित किया गया है। इसमें आप अपने पशु पोषण में जाकर के आप पशु की, गाय या भैंस जो भी हो, उनको सेलेक्ट करके, मतलब उसको चयन करके, और उसमें दूध की मात्रा भरने के साथ ही जो है आप इसमें इसकी कितनी आवश्यकता है वो देख सकते हैं। जो आप खिलाते हैं उसको भरने के बाद आपको पता चलेगा कि वो आवश्यकताओं की पूर्ति करता है या कमी है या ज्यादा है। उसके साथ साथ जब आप बैलेंस करेंगे तो उसी आपके दिए हुए आहार को ही संतुलित करके ये आहार बना करके दे देता है। साथ ही साथ यहाँ से भी, जैसा हमें अभी सर ने आपको बताया, पशु मित्र का नंबर दिया, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो पशु मित्र का कॉल है, यहाँ आप यहाँ से भी सीधे कॉल कर सकते हैं दवा कॉल करने के साथ साथ, और इस तरह से आप इसमें आप पशुओं के आहार का संतुलन कर सकते हैं। और अब अंत में आते हैं कि क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। प्रजनन क्षमता, ये हम बार बार इसलिए बात करते हैं क्योंकि अगर 1 साल में हमको हर साल एक बछड़ा या बछड़ी लेनी है तो उसके लिए प्रजनन क्षमता बेहतर होनी चाहिए, और उसके लिए ऊर्जा, प्रोटीन, खनिज, विटामिन की आवश्यकता की जो पूर्ति है वो पोषक तत्वों की पूर्ति को अच्छे से करें। प्लस नकारात्मक ऊर्जा, मतलब जो शरीर का वजन तेजी से गिरता है उससे
थोड़ा बचने के लिए बाईपास फैट का प्रयोग जरूर करें। मिनरल मिक्सचर अति आवश्यक है, क्योंकि जो आपके सूक्ष्म तत्व हैं अगर उनकी कमी होती है तो पशुओं के उत्पादकता और प्रजननता दोनों घटती है। साथ ही साथ बाईपास प्रोटीन अगर उपलब्ध है तो खिलाएं, और आप और अपने खुद पशुओं के आहार संतुलन के लिए ई गोपाला पशु ऐप पे आप संतुलन कर सकते हैं। धन्यवाद। जी राहुल कुमार जी, कोई पूछिए। यस सर, पूछना चाहेंगे सर, जानवर जो है ब्याने के बाद माने जस्ट ही 1 मंथ से पहले ही या 1 मंथ के जैसी पार करती है तो फिर से हिट में आ जाती है। मैंने कहा कि ब्याने के बाद जो बच्चेदानी है, यूट्रस है, उसको अपनी सामान्य अवस्था में आने में कम से कम 45 से 40 दिन या 50 दिन जैसा लगता है। इसके बाद जब आपका पशु, अगर पहली बात है कि 1 महीने में हीट में बहुत कम ही ऐसा होता है, नहीं आता है, अगर आता है तो आप उसको स्किप ही करेंगे। कम से कम 62 दिन मिनिमम जो हीट में आएगा, ठीक है, तो वो आप उस पे वहां पर अगर आपका पशु स्वस्थ है तो आप AI 62 दिन में करा सकते हैं। मैंने 62 दिन में भी कर सकते हैं। 2 महीने में अगर आपका पशु हीट में आता है तो आप AI करा सकते हैं उसकी। और उससे पहले आए तो सर छोड़ दें? हाँ, आपको 50 दिन इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस के अपने बच्चेदानी के अपने प्रारंभिक अवस्था में, सामान्य अवस्था में आने में समय लगता है। कोई अगर पशु एक्सेप्शनली ऐसा होता नहीं है, होता है तो आप उसको छोड़ेंगे। जी हाँ हरि पलिवार जी, बोलिए। हाँ सर, नमस्कार, मैं राजस्थान से हूँ सर। जी मुझे फीड में सर न्यूट्रिशन के बारे में खुद बनाने के लिए न्यूट्रिशन अच्छे मिले, उसके लिए कैसे फीड तैयार करते हैं सर? इसके लिए कोई ट्रेनिंग मिल सकती है क्या सर? देखिए, अभी अगर आप अपने किसान के लेवल पे देखें तो इसीलिए मैंने आखिरी में एक स्लाइड को बड़े विस्तृत रूप से चर्चा की कि आप आहार में संतुलित आहार अपने पास उपलब्ध संसाधनों से कैसे बना सकते हैं, क्योंकि किसानों का ये रहता है कि पशु आहार हमारे पास सारे वेरिएंट्स के अवेलेबल नहीं है, ठीक है, जी घर के पशु के लिए नहीं है, या फिर अगर है भी तो अच्छी क्वालिटी का नहीं है। तो इसलिए बताया था कि किसान को हम ये सुझाव देते हैं कि आपके पास जो संसाधन उपलब्ध हैं, जो पशु के खुराक में आप जो डालते हैं, चाहे खली हो या अनाज हो या चोकर चूनी, उनसे ही आप उनको एक अनुपात में डाल करके आप बना सकते हैं। और सर उसमें ये सर किस पशु का वेट का पता करके फिर उस हिसाब से उसको वो फीड दी जाती है, तो सर ये कैसा पता करें सर? उसके वजन के अनुसार? हाँ सर, वजन और मिल्क के हिसाब से उसको देना पड़ता है। तो मिल्क का तो पता रहता है, लेकिन वेट, एग्जैक्ट वेट पता नहीं रहता है, तो एग्जैक्ट वेट कैसे निकाले सर? देखिए, एग्जैक्ट वेट का ये है कि आप अगर उसमें देखें तो जो गाय है उसका वजन जो है, अगर आपका संकर नस्ल है तो 400 450 के आसपास ही रहता है, ठीक है, तो आवश्यकता में बहुत ज्यादा आपका अंतर नहीं पड़ता है। भैंस है बहुत अच्छी मगर मुर्रा नस्ल की है तो 500 किलो की होगी, जाफराबादी है तो 550 या 600 भी जा सकती है, ठीक है। ये निर्भर करता है कि दूध उत्पादन के लिए जो है उसकी आप जो कैलकुलेशन ज्यादा ध्यान रखें। जैसे कि हमने आपको पशु ऐप में भी बताया, तो हमने एक औसतन वजन रखा हुआ है उसके पीछे। जैसे ही आप गाय सेलेक्ट करते हैं तो उसमें एक औसत कहता है कि हाँ इसकी इतना होगा, जो स्वस्थ पशु है तो वो आपका 95% जैसे 99% एक्यूरेसी के साथ होता है। दूध की मात्रा हर पशु की अलग अलग होती जाएगी, वो आप उसको डालिए और उसके साथ साथ उसकी आहार का। तो एक सिंपल लॉजिक ये भी है कि आपका अगर पशु के स्वस्थ शरीर के लिए 2 किलोग्राम दाने की आवश्यकता होती है प्रतिदिन, अगर आप नहीं दे रहे हैं तो। अगर हरा चारा पर्याप्त मात्रा में 20-22 किलो दे रहे हैं तो शरीर के रखने के लिए दाने की मात्रा 1 किलो हो जाती है, ठीक है। हाँ सर। दूध के लिए अगर गाय है तो प्रति किलोग्राम दूध पे, मतलब 24 घंटे के अंदर सुबह शाम मिला के बात कर रहे हैं, प्रति किलोग्राम पे 400 ग्राम दाना आपको आवश्यक होगा, ठीक है। भैंस है तो 500 ग्राम, या और भी मोटे तौर पे कहे तो आपका पशु सुबह शाम मिला करके जितना भी दूध देता है उसका आधा दाना देना होता है। मतलब अगर 20 लीटर तो 9 से 10 किलोग्राम कम से कम इसको पूरा एक संतुलित आहार देना होगा। और दाने की जब हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि केवल अनाज की बात करते हैं, उसमें खाली नहीं, दाना मतलब जो हमने बताया अभी आखिरी स्लाइड में, वो उसका मिक्सचर। ठीक है सर, धन्यवाद सर। कभी कभार ऐसा पशु मिलता है जो मतलब
फ्रीजियन नस्ल का है और उसके दूध में जरा सा भी मलाई नहीं है। उसमें देखिए, उसमें आहार क्या देना होगा? हाँ, तो अगर आपने प्रेजेंटेशन में ध्यान दिया होगा तो हम क्या होता है कि जो दूध में मलाई की आप बात कर रहे हैं तो वो कहाँ से आएगा? जो आपने खुराक में दिया है। ठीक है, मलाई का मतलब है उसमें फैट। ठीक है, यस सर। के आहार में, पशु के आहार में फैट कितना अच्छा है, इसीलिए जब ताजा ब्याया हुआ पशु होता है तो उस समय हम उसको टाइप 1 फीड, जिसमें कि 22% प्रोटीन और 4% फैट वाला दाना दें। ठीक है, उसके साथ साथ उस दूध की मात्रा भी बढ़े और उसकी गुणवत्ता भी बढ़े। गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ही फिर बाईपास फैट का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि 20-25 लीटर भी दूध देने के साथ भी पशु के फैट की मात्रा 4% तक मेंटेन रहे या फिर एक अच्छा फैट उसमें आए। ठीक है, तो अच्छी गुणवत्ता के लिए आपको उसमें बाईपास फैट डालना होगा, या बाईपास फैट नहीं है तो भी आपको, जैसे अगर आप, शायद आप बिहार से हैं, तो बिहार में अगर हम देखें तो केवल अनाज पे ही पशु को रखते हैं या चोकर पे रखते हैं, खली यस नहीं। सर। तो जब अगर खली नहीं देंगे तो फिर खली का मतलब है, जब भी खली देते हैं उसमें तो तेल की मात्रा उसमें थोड़ी आ जाती है। लेकिन सर सरसों खली तो हमेशा मिलते रहता ना है। मिलता जरूर रहता है लेकिन फिर भी किसान देता कम है। ठीक है, यस। तो ये देता है, लेकिन जैसे ही जाड़े खत्म होना शुरू होगा फरवरी मार्च से, वो कहेगा कि अब गर्मी ये गर्म करता है और ये बंद करना शुरू कर देता है और दे यस। 100 ग्राम या 1 पाव या आधा किलो से काम नहीं चलेगा। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि आप 100 किलो का फीड बनाइए, उसमें इतना जाइए, क्योंकि अब देखिए 100 किलो के फीड में 1/3 हिस्सा जो है आपकी खली है। इसका मतलब अगर किसी पशु को 5 किलो फीड 10-12 लीटर दूध पे, तो 1.5 किलो कम से कम खली जाएगी। यस। सर बाईपास फैट मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है क्या सर? अब अलग अलग कंपनियां हैं, जैसे मान लीजिए इसका एक तो IIL का है, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल का, पौधा शक्ति करके, या फिर और दूसरी भी कंपनियों का होगा, ये आपको पूछना होगा क्योंकि आपके क्षेत्र में कौन सा उपलब्ध है, लेकिन उपलब्ध है अभी। अभी ढेर सारी डेयरी चीजें जो है आपको आ रही है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है साहब, ठीक है, जी, थैंक यू सर। थैंक यू। सर जी एक जी, दिनेश थलोर पूछ रहे हैं। हाँ जी सर जी, हाँ जी, एक पूछिए। पूंछ के सूखने की शिकायत हो रही है। पूंछ के सूखने की, हाँ जी। तो वो क्या होता है कि वो मे बी ड्राई गैंग्रीन जैसे होता है, मतलब उसमें तो वो कई बार पुआल बहुत ज्यादा खिलाने, या फिर उसके उस क्षेत्र में मिनरल्स का क्या कॉम्बिनेशन है, या फिर तो आप उस केस में आप, या फिर और दूसरी भी चीजें हो सकती हैं कि उनको कोई रोग है या कुछ है, तो आप अपने जो स्थानीय पशु चिकित्सक होंगे उनसे संपर्क कर सकते हैं। हाँ सर, हाँ, नमस्कार। डॉक्टर रहीम। जी हाँ, सर, बोलिए। मैं बेगूसराय बिहार से बोल रहा हूँ। सर, डगनाला रोग में एक चूर्ण हमारे यहाँ बरौनी डेयरी में मिलती थी, अभी उपलब्ध नहीं है। डगनाला चूर्ण या डाइक्योर चूर्ण के नाम से आता था सर। तो उसका कोई ऑप्शन है क्या दूसरा? हाँ, हेलो। पहली चीज ये हाँ है कि सर। आप उनको वहां पे ही पूछना होगा कि उसकी उपलब्धता अभी नहीं है तो क्यों नहीं है, या जो भी है, और उसकी चिकित्सकीय अगर उपाय पे जाएंगे तो आपके जो लोकल वेट्स होंगे उनसे पूछ सकते हैं कि क्या वहां पर आपको, और वो प्रिफर करते हैं, देते हैं। क्योंकि अभी हम क्या है यहाँ पे पशु के आहार के प्रबंधन के बारे में बात कर सकते हैं, ट्रीटमेंट वाला यहाँ से नहीं टेलीफोनिक। सर, जैसे जैसे सर अदर अदर ये अपना है ना NDDB के थ्रू तो बहुत सारी दुग्ध संघ से जुड़े हुए हैं। जी, तो उसमें सर जैसे वो समस्तीपुर हो या फिर मुजफ्फरपुर हो, इस टाइप में कहीं हो, ये नहीं अभी कंफर्म नहीं है। पर्टिकुलर डेगनेला डिजीज के लिए अगर देखें, या ड्राई गैंग्रीन, इस तरह की चीजों जो हैं, तो उनके लिए कोई ऐसा NDDB ने कोई सप्लीमेंट्स या कुछ ऐसा नहीं बनाया है। जी अभी जी जो जी डेगनाला डिसीज के बारे में पूछ रहे थे जी जी, हाँ डॉक्टर भारती करके। हाँ, आप एक बार वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध संघ में डॉक्टर भावेश हैं, वहां संपर्क कर लीजिए। वो लोग भी जी इसके लिए कुछ साल्ट मंगा रहे हैं, सल्फेट के साल्ट्स हैं 5 मिनरल्स जी के। जी आप वहाँ एक जी बार बात करिए, हम आपको नंबर दे देते हैं। तो वो अपने इनका जो क्षेत्र है, मिल्कशेड एरिया है, लगभग 5 डिस्ट्रिक्ट, वहां पर भी ये प्रॉब्लम आ रही है। आप एक बार बात जी करिएगा।
तो हो सकता है वो आपकी कुछ सहायता इसमें कर सकें। जी जी, धन्यवाद। ओके। जी, धन्यवाद। पद्मवीर सिंह जी ने बता दिया आपके उत्तर, बहुत धन्यवाद। सर एनिमल की स्किन में चमक कम हो रही है और बाल झड़ रहे हैं बाहर उसके। देखिए, ये एक जनरल डिफिशियंसी का सिम्टम की तरह कंसीडर किया जा सकता है कि अगर उसका पोषण सही मिल रहा है, ठीक है, या मिनरल डेफिसिट है एनिमल, स्पेशली जैसे जिंक डिफिशियंसी के केस में, तो ये चीजें जो है एलोपेशिया मतलब बाल झड़ना या इसमें कॉपर डिफिशियंसी में भी ये चीजें देखने को मिलेगी। तो आप सिंपल ये है कि आप उसके पशु को मिनरल मिक्सचर, खनिज मिश्रण जो आपके सरस में उपलब्ध है बड़े आसानी से, ठीक है, उसकी आवश्यकता अनुसार देना पड़ेगा। क्योंकि कई बार किसान मिनरल मिक्सचर देता जरूर है, लेकिन जितनी आवश्यकता है उतनी नहीं देता। शायद वो जैसे 1 किलो पैकेट में वो पूरा महीना या 2 महीने तक खिलाता रहता है, तो उससे बात, तो उसकी आवश्यकता की मतलब अगर 10 लीटर 12 लीटर दूध देता है तो 100 ग्राम उसको मिनिमम चाहिए। तो ये आप उसको उपलब्ध कराइए, ठीक है। एक्चुअली क्या सर, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन सीआरएस का अच्छा वाला मिनरल मिक्सचर देता हूँ सर। मेरी एचएफ होलिस्टिन फ्रीजियन प्योर गाय है सर मेरे पास जी, तो उसका ये शिकायत आ रहा है बाल उतरने का। नहीं तो मिनरल बाकी देन आप जैसे डिवार्मिंग है, टाइम बाय टाइम डिवार्मिंग करना है, या फिर जो फीड में बाकी कंपोनेंट है उनको ध्यान रखिए और मिनरल मिक्सचर दीजिए, तो फिर कोई ऐसा इशू नहीं आएगा। और माइनर थ्रेडिंग तो हमेशा चलती है, वो इशू कोई नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर एनिमल प्रोडक्शन लोड बहुत ज्यादा है, एनिमल मान लीजिए 25 लीटर 30 लीटर दूध दे रहा है, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज रहेगा, तो आपको उस समय न्यूट्रिशन का ध्यान बहुत सावधानी पूर्वक रखना होगा। हाँ सर, वही नॉलेज नहीं है सर, उसी नॉलेज के लिए तो आपसे कर रहे हैं सर, बहुत कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की ट्रेनिंग एनडीडीबी अब भविष्य में कराती है, लेकिन अभी जैसा सर ने भी बताया कोरोना के टाइम में थोड़ा सा इशू है, और देन जैसे ही ये चीजें नॉर्मलाइज होंगी, ये फिर कस्टमाइज ट्रेनिंग के लिए भी एक उस तरह से वो करते हैं, ऑप्शंस लेते हैं, और देन फिर बैचेस को करके आपको कॉल करते हैं। ऐसा होगा तो सर आपके आभारी रहेंगे सर हम बहुत। तो फोटो खींच लीजिए जो जैसे बताया है आपको डॉक्टर साहब ने। आपकी जानकारी के लिए अच्छा रहेगा। आखिरी में यही कहना है कि आप अपने पशुओं का इस तरह से प्रबंधन करिए कि उनसे हर साल 12 महीने या 13 महीने में एक उनसे बच्चा ले पाए, और जिससे कि पशु आपके अधिकतम समय में दूध में रहें, और जब सूखे हों, जब दूध देना बंद करे, तो वो आखिरी के 2 महीने 3 महीने में ब्याने के लिए हो। ऐसा कभी नहीं हो कि आपका पशु दूध भी नहीं दे रहा हो और गाभन भी नहीं हो, वो सबसे बुरा दौर होगा आपके लिए। तो आपका प्रबंधन उसको सही रखिए, और कुछ भी जरूरत होती है तो आप पशु मित्र जो नंबर सर ने बताया उस पर आप कभी भी जानकारी ले सकते हैं, किसी भी चीज से संबंधित प्रजनन, उसमें केवल पशु पोषण ही नहीं, पशु के स्वास्थ्य और प्रजनन से संबंधित भी प्रश्न आप उसमें पूछ सकते। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर आलोक प्रताप सिंह जी, और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद।